भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 390, जो धारा 323, 384, 333 और 379 के अधीन दोष सिद्धियों से अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस अंडर सेक्शंस 330, 380, 388 एंड 318 से संबंधित है। धारा 390, कुछ विशिष्ट दोष सिद्धियों के विरुद्ध अपील। यह धारा उन व्यक्तियों को अपील का अधिकार प्रदान करती है जिन्हें न्यायालय की कार्यवाही के दौरान हुए कुछ खास अपराधों जैसे झूठी गवाही, अवमानना, समन का अनादर के लिए दोषी ठहराया गया है। यह सुनिश्चित करती है कि इन त्वरित और संक्षिप्त प्रक्रियाओं के तहत दिए गए निर्णयों की भी न्यायिक समीक्षा हो सके। 1. धारा 333, धारा 324, धारा 328 या धारा 379 के अधीन किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया कोई भी व्यक्ति इस संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री या आदेश सामान्यतः अपीलीय होते हैं। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट को छोड़कर किसी और कोर्ट जैसे सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने धारा 383 झूठी गवाही का संक्षिप्त विचारण, धारा 384 कोर्ट में हुए अवमानना के अपराध पर तुरंत सजा, धारा 328 प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार, या धारा 390 समन का अनादर के तहत दोषी ठहराया है और सजा दी है, तो वह व्यक्ति उससे ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकता है जहां उस निचले कोर्ट के सामान्य आदेशों और डिक्रियों के खिलाफ अपीलें सुनी जाती हैं। महत्व, यह उन व्यक्तियों को न्याय का अवसर प्रदान करता है जिन्हें त्वरित प्रक्रिया के तहत दोषी ठहराया गया था ताकि उनके मामले की समीक्षा हो सके। 2. अध्याय अनुच्छेद 6 के प्रावधान जहां तक वे लागू हो सकते हैं इस धारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे और अपीलीय न्यायालय निष्कर्ष को बदल या उलट सकता है या अपील की गई सजा को कम या उलट सकता है। सरल शब्दों में, अध्याय अनुच्छेद 31 में अपील से संबंधित सामान्य नियम और प्रक्रियाएं दी गई हैं, जैसे अपील दायर करने की समय सीमा, अपील की सुनवाई कैसे होगी आदि। वे नियम इस धारा के तहत की गई अपीलों पर भी लागू होंगे जहां तक वे प्रासंगिक हों। अपीलीय न्यायालय की शक्तियां, अपील सुनने वाला ऊपर का कोर्ट निचले कोर्ट के निष्कर्ष फाइंडिंग को बदल सकता है या पूरी तरह से उलट सकता है, जैसे दोषी के निष्कर्ष को निर्दोष में बदल सकता है या दी गई सजा को कम कर सकता है या पूरी सजा को ही उलट सकता है यानी सजा खत्म कर सकता है। महत्व, यह अपीलीय न्यायालय को व्यापक शक्तियां देता है ताकि वह न्याय सुनिश्चित कर सके और यदि निचले न्यायालय में कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार सके। 3. लघुवाद न्यायालय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज द्वारा ऐसी दोष सिद्धि से अपील उस सत्र खंड के सत्र न्यायालय में होगी जिसके भीतर ऐसा न्यायालय स्थित है। सरल शब्दों में, अगर किसी को लघुवाद न्यायालय जो छोटे सिविल मामलों को देखता है ने धारा 343, 344, 328 या 348 के तहत दोषी ठहराया है, क्योंकि लघुवाद न्यायालय के सामने भी ये अपराध हो सकते हैं जैसे झूठी गवाही, तो उस दोष सिद्धि के खिलाफ अपील उस सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह लघुवाद न्यायालय आता है। महत्व, यह लघुवाद न्यायालयों के विशिष्ट मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करता है। 4. धारा 386 के अधीन जारी निर्देश के कारण सिविल न्यायालय समझा गया किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी दोष सिद्धि से अपील उस सत्र खंड के सत्र न्यायालय में होगी जिसके भीतर ऐसे रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है। सरल शब्दों में, अगर किसी को किसी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ने, जिसे धारा 386 के तहत सिविल न्यायालय माना गया है, धारा 330, 386, 388 या 379 के तहत दोषी ठहराया है, तो उस दोष सिद्धि के खिलाफ अपील उस सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उस रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार का कार्यालय आता है। महत्व, यह उस विशिष्ट स्थिति में अपीलीय क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करता है
जहां रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार ने सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंडित किया है। इस धारा का समग्र महत्व। न्यायिक समीक्षा का अधिकार। यह धारा उन व्यक्तियों को भी अपील का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है जिन्हें त्वरित और संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत दंडित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय के सिद्धांतों का पालन हो। न्यायपालिका में संतुलन। यह अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर अपीलीय न्यायालयों द्वारा समीक्षा की अनुमति देता है, जिससे गलती होने की संभावना कम होती है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को अपनी बात रखने और दोषी ठहराए जाने या सजा के खिलाफ चुनौती देने का उचित अवसर मिले। विशेषीकृत अपीलीय मार्ग। यह लघुवाद न्यायालयों और रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार द्वारा की गई दोष सिद्धियों के लिए स्पष्ट अपीलीय मार्ग प्रदान करती है। संक्षेप में, धारा 390 यह प्रावधान करती है कि धारा 333, 344, 388 या 379 के तहत हाई कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को उस न्यायालय में अपील करने का अधिकार है जहां ऐसे न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ सामान्यतः अपीलें की जाती हैं। अपील पर अध्याय XHSA के प्रावधान लागू होंगे और अपीलीय न्यायालय निष्कर्ष और सजा को बदल या उलट सकता है। लघुवाद न्यायालयों और रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार, जिन्हें धारा 386 के तहत सिविल न्यायालय माना गया है, द्वारा ऐसी दोष सिद्धियों के खिलाफ अपील संबंधित सत्र न्यायालय में होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 391, जो कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने समक्ष किए गए कुछ अपराधों का विचारण न करना, certain judges and magistrates not to try certain offenses when committed before themselves, से संबंधित है। धारा 351, कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने समक्ष किए गए कुछ अपराधों का विचारण न करना। यह धारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है। सामान्य नियम के रूप में एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उन अपराधों का विचारण नहीं करना चाहिए जो उनके अपनी उपस्थिति में किए गए हों या उनके प्राधिकार की अवमानना में किए गए हों। हालांकि यह कुछ विशिष्ट अपवादों को भी बताती है। धारा 333, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी आपराधिक न्यायालय का कोई न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न या मजिस्ट्रेट धारा 215 में संदर्भित किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण नहीं करेगा जब ऐसा अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार की अवमानना में किया गया हो। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कौन शामिल है? किसी आपराधिक न्यायालय का कोई न्यायाधीश, लेकिन इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश शामिल नहीं हैं, उनके लिए नियम अलग हो सकते हैं, या कोई मजिस्ट्रेट। ओ कौन से अपराध? धारा 215 में संदर्भित कोई भी अपराध। धारा 215 उन अपराधों से संबंधित है जो न्याय प्रशासन को प्रभावित करते हैं, जैसे झूठी गवाही, सबूत गढ़ना, न्यायालय की अवमानना आदि। ओ कब विचारण नहीं करेगा? जब ऐसा अपराध उसके अपनी उपस्थिति में बिफोर हिमसेल्फ किया गया हो या उसके प्राधिकार की अवमानना इन कंटेम्प्ट ऑफ हिज अथॉरिटी में किया गया हो। सामान्य नियम यही है कि वह खुद उस अपराध का मुकदमा नहीं चलाएगा। ओ अपवाद जब विचारण कर सकता है। धारा 343 झूठी गवाही के लिए संक्षिप्त विचारण। धारा 344 न्यायालय की उपस्थिति में किए गए अवमानना जैसे अपराधों पर तुरंत सजा। धारा 328 प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने पर कार्यवाही। धारा 339 समन की अवहेलना के लिए संक्षिप्त दंड। मतलब इन 4 विशिष्ट धाराओं में बताए गए अपराधों के लिए न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट खुद कार्रवाई कर सकते हैं, भले ही अपराध उनकी उपस्थिति में हुआ हो। महत्व। ओ निष्पक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यह एक मौलिक सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, नेमो जुडेक्स इन काउसा सुआ। जब कोई अपराध सीधे न्यायाधीश के सामने या उसके प्राधिकार की अवमानना में किया जाता है तो न्यायाधीश के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष रहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सामान्य नियम यह है कि ऐसे मामले को
किसी अन्य न्यायिक अधिकारी द्वारा सुना जाना चाहिए। ओ न्यायालय की गरिमा और प्रभावशीलता। जबकि निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, न्यायालय को अपनी गरिमा और आदेश को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति की भी आवश्यकता होती है। धारा 323, 343, 348 और 399 जैसे अपवाद इस आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिससे न्यायालय तत्काल और संक्षिप्त तरीके से छोटे मोटे उल्लंघनों से निपट सके। ओ मामलों का विभाजन। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में मामलों के उचित विभाजन को सुनिश्चित करता है। गंभीर और अधिक जटिल अवमानना के मामलों को एक अलग मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना चाहिए। संक्षेप में, धारा 351 का मुख्य नियम यह है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को छोड़कर कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उन अपराधों का विचारण नहीं करेगा जो उनकी अपनी उपस्थिति में या उनके प्राधिकार की अवमानना में किए गए हों और जो धारा 215 में उल्लिखित हैं। हालांकि धारा 383 झूठी गवाही का संक्षिप्त विचारण, धारा 384 तत्काल अवमानना पर सजा, धारा 388 उत्तर देने से इनकार और धारा 309 समन का अनादर में प्रदान की गई त्वरित प्रक्रियाओं के तहत वे ऐसा कर सकते हैं। धारा 352 निर्णय। यह धारा आपराधिक न्यायालयों द्वारा निर्णय जजमेंट सुनाने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह पारदर्शिता, समय सीमा और अभियुक्त के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। एक, मूल क्षेत्राधिकार वाले किसी भी आपराधिक न्यायालय में प्रत्येक विचारण ट्रायल का निर्णय खुले न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनाया जाएगा। तत्काल या बाद में, विचारण की समाप्ति के तुरंत बाद या किसी बाद के समय पर जो 45 दिनों से अधिक नहीं होगा, जिसकी सूचना पक्षों या उनके अधिवक्ताओं को दी जाएगी। सरल शब्दों में, जब किसी क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा खत्म होता है तो जज, पीठासीन अधिकारी अपना फैसला ओपन कोर्ट में सुनाएगा। यह या तो तुरंत सुनाया जाएगा या फिर 45 दिन के अंदर सुनाया जाएगा। 45 दिन के अंदर सुनाने पर इसकी सूचना पहले से पक्षकारों या उनके वकीलों को दी जाएगी और यह निर्णय निम्न तरीकों से सुनाया जा सकता है। ए, पूरा निर्णय पढ़कर सुनाकर, या बी, पूरा निर्णय पढ़कर सुनाकर, या सी, निर्णय का क्रियात्मक भाग ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाकर और निर्णय का सार ऐसी भाषा में समझाकर जो अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को समझ में आती हो। सरल शब्दों में, फैसला सुनाने के 3 तरीके हैं। ओ, पूरा फैसला डिलीवर करना। शायद यह पढ़कर सुनाने से भिन्न हो सकता है, जैसे पहले से लिखा हुआ फैसला देना। ओ, पूरा फैसला पढ़कर सुनाना, जज पूरा लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुनाएंगे। ओ, मुख्य भाग पढ़कर सुनाना और समझाना, जज फैसले का सिर्फ वह हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें मुख्य आदेश जैसे दोषी या बरी और सज्जा है, और फिर बाकी फैसले का सार अभियुक्त या उसके वकील को समझ आने वाली भाषा में समझाएंगे। 2, जहां निर्णय उपधारा 8 के खंड ए के अधीन सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी उसे शॉर्ट हैंड में लिखवाएगा। जैसे ही वह तैयार हो जाए, प्रतिकृति पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर खुले न्यायालय में निर्णय सुनाने की तारीख लिखेगा। सरल शब्दों में, अगर फैसला पहले तरीके 1A से डिलीवर किया गया है, पूरा निर्णय सुनाकर, तो जज उसे शॉर्ट हैंड में लिखवाएंगे। तैयार होने पर उस लिखित फैसले के हर पेज पर साइन करेंगे और उस पर फैसले सुनाने की तारीख लिखेंगे। 3, जहां निर्णय या उसका क्रियात्मक भाग उपधारा 1 के खंड बी या खंड सी के अधीन पढ़ा जाता है, जैसा भी मामला हो, उसे खुले न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, और यदि वह उसके अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरल शब्दों में, अगर फैसला दूसरे 1B या तीसरे 1C तरीके से या तो पूरा पढ़कर या मुख्य भाग पढ़कर सुनाया गया है, तो जज उस पर ओपन कोर्ट में तारीख और हस्ताक्षर करेंगे। अगर फैसला उन्होंने खुद नहीं लिखा है तो उन्हें हर पेज पर साइन करना होगा। 4, जहां निर्णय उपधारा बिन के खंड सी में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां पूरा निर्णय या उसकी एक प्रति तत्काल पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को निःशुल्क पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
परंतु न्यायालय जहां तक व्यावहारिक हो सके निर्णय की प्रतिनिर्णय की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर अपने पोर्टल पर अपलोड करेगा। सरल शब्दों में अगर फैसला तीसरे तरीके 1C मुख्य भाग पढ़कर और समझाकर से सुनाया गया है तो फैसले की पूरी कॉपी या उसकी एक कॉपी तुरंत पक्षकारों या उनके वकीलों को मुफ्त में पढ़ने के लिए देनी होगी। लेकिन साथ ही कोर्ट को कोशिश करनी होगी कि फैसले की कॉपी 7 दिन के अंदर अपने पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दें। 5. यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे निर्णय सुनाए जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाया जाएगा। सरल शब्दों में अगर आरोपी जेल में है तो उसे फैसला सुनाने के लिए या तो खुद कोर्ट में लाया जाएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे फैसला सुनाया जाएगा। 6. यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो न्यायालय उसे निर्णय सुनाए जाने के लिए उपस्थित रहने की अपेक्षा करेगा, सिवाय उन मामलों के जहां विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी और सजा केवल जुर्माने की है या उसे बरी कर दिया गया है। परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त व्यक्ति हैं और उनमें से एक या अधिक उस तारीख को न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं जिस पर निर्णय सुनाया जाना है, वहां पीठासीन अधिकारी मामले के निपटारे में अनुचित देरी से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति के बावजूद निर्णय सुना सकता है। सरल शब्दों में अगर आरोपी जेल में नहीं है तो उसे फैसला सुनने के लिए कोर्ट में आना होगा। अपवाद: उसे आने की जरूरत नहीं है अगर ओ मुकदमे के दौरान उसे खुद उपस्थित रहने से छूट मिली हुई थी और ओ सजा केवल जुर्माने की है या ओ उसे बरी कर दिया गया है। लेकिन साथ ही अगर एक से ज्यादा आरोपी हैं और फैसले के दिन उनमें से कुछ नहीं आते हैं तो जज मामले को बेवजह देर करने से बचने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में भी फैसला सुना सकता है। 7. किसी भी आपराधिक न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई भी निर्णय केवल किसी पक्षकार या उसके अधिवक्ता की उस दिन या स्थान पर अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं समझा जाएगा जिसकी सूचना उसके सुनाए जाने के लिए दी गई थी, या पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं या उनमें से किसी को ऐसे दिन और स्थान की सूचना देने में किसी चूक या सेवा में किसी दोष के कारण भी अमान्य नहीं समझा जाएगा। सरल शब्दों में कोई भी फैसला सिर्फ इसलिए गलत या अमान्य नहीं माना जाएगा कि ओ फैसले वाले दिन या जगह पर कोई पक्षकार या उसका वकील मौजूद नहीं था, ओ या पक्षकारों या वकीलों को सूचना देने में कोई गलती हुई थी या सूचना नहीं दी गई थी। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण फैसले अमान्य न हों और न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। इस धारा में कुछ भी धारा 5(11) के प्रावधानों के विस्तार को किसी भी तरह से सीमित करने वाला नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में यह धारा 342 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 511 जो निर्णय की प्रतिलिपि और उसके वितरण से संबंधित है के प्रावधानों को किसी भी तरह से कम नहीं करती है। दोनों धाराएं एक दूसरे के पूरक हैं। इस धारा का समग्र महत्व: पारदर्शिता और जवाबदेही। यह सुनिश्चित करती है कि न्याय खुले में और एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो। समयबद्धता: फैसले सुनाने के लिए अधिकतम 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित करके देरी को कम करती है। अभियुक्त के अधिकार: यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को फैसले की जानकारी मिले और वह उसे समझ सके। साथ ही हिरासत में लिए गए अभियुक्तों के लिए उपस्थिति का प्रावधान करती है। दक्षता: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और ऑनलाइन अपलोडिंग का प्रावधान करके न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक और अधिक कुशल बनाती है। न्यायिक निश्चितता: यह स्पष्ट करती है कि प्रक्रियात्मक चूक के कारण फैसले अमान्य नहीं होंगे, जिससे न्यायिक निर्णयों में निश्चितता बनी रहती है। संक्षेप में धारा 352 आपराधिक न्यायालयों द्वारा निर्णय सुनाने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से बताती है। इसमें निर्णय सुनाने की समय सीमा अधिकतम 45 दिन, तरीके
पूरा पढ़कर, मुख्य भाग पढ़कर, रिकॉर्डिंग, अभियुक्त की उपस्थिति, व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन अपलोडिंग शामिल है। यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि कुछ प्रक्रियात्मक चूकें निर्णय की वैधता को प्रभावित नहीं करेंगी और यह धारा 511 के प्रावधानों को सीमित नहीं करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 373 जो निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट से संबंधित है। धारा 373 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। यह धारा विस्तृत रूप से बताती है कि आपराधिक न्यायालयों द्वारा सुनाए गए हर निर्णय जजमेंट को कैसे लिखा जाना चाहिए, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी जानकारी शामिल होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय स्पष्ट, तर्कपूर्ण और कानूनी रूप से सही हों। एक, जैसा कि इस संहिता द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित है, धारा 342 में संदर्भित प्रत्येक निर्णय, सरल शब्दों में, धारा 342 में बताए गए हर फैसले के लिए जब तक कि इस संहिता में कोई और खास नियम न हो, उसमें ये बातें होनी चाहिए। ए, न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। ओ अर्थ, फैसला उसी भाषा में लिखा जाएगा जो उस कोर्ट की आधिकारिक भाषा है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा। बी, अवधारण के लिए बिंदु या बिंदु उस पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होंगे। ओ अर्थ, फैसले में साफ साफ बताया जाएगा कि कोर्ट ने किन किन सवालों पर विचार किया, जैसे क्या आरोपी ने अपराध किया, क्या सबूत पर्याप्त है, उन सवालों पर कोर्ट का क्या निर्णय है, जैसे दोषी या बरी, और कोर्ट उस निर्णय पर क्यों पहुंचा, उसके पीछे के तर्क और कारण भी बताए जाएंगे। सी, अपराध यदि कोई हो जिसके लिए और भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा या अन्य कानून जिसके अधीन अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है और उसे दी गई सजा विनिर्दिष्ट करेगा। ओ अर्थ, अगर आरोपी को दोषी ठहराया गया है तो फैसले में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि उसने कौन सा अपराध किया है, भारतीय न्याय संहिता BNS या किसी अन्य कानून की किस धारा के तहत उसे दोषी ठहराया गया है और उसे क्या सजा दी गई है। डी, यदि यह दोष मुक्ति का निर्णय है तो उस अपराध का उल्लेख करेगा जिससे अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है और उसे स्वतंत्र किए जाने का निर्देश देगा। ओ अर्थ, अगर फैसला बरी करने का है तो उसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि आरोपी को किस अपराध से बरी किया गया है और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाएगा। 2, जब दोष सिद्धि भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 के अधीन है और यह संदेहपूर्ण है कि उस संहिता की 2 धाराओं में से किसके अधीन या उसी धारा के 2 भागों में से किसके अधीन अपराध आता है, तो न्यायालय स्पष्ट रूप से उसे व्यक्त करेगा और वैकल्पिक रूप से निर्णय पारित करेगा। सरल शब्दों में, अगर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी ठहराया गया है लेकिन कोर्ट को यह शक है कि अपराध BNS की किस धारा के तहत आता है, जैसे धारा 304 या 304A या एक ही धारा के 2 हिस्सों में से किस में आता है, तो कोर्ट इस संदेह को स्पष्ट रूप से बताएगा और निर्णय वैकल्पिक रूप से देगा, पास जजमेंट इन द अल्टरनेटिव। अर्थ, इसका मतलब है कि कोर्ट कह सकता है कि हम मानते हैं कि अभियुक्त ने या तो धारा का या धारा खा के तहत अपराध किया है और उसी हिसाब से फैसला सुनाएगा। यह तब होता है जब तथ्यों के आधार पर एक से अधिक प्रावधान लागू हो सकते हैं। 3, जब दोष सिद्धि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए है या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास या कुछ वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण बताए जाएंगे और मृत्युदंड की सजा के मामले में ऐसी सजा के लिए विशेष कारण बताए जाएंगे। सरल शब्दों में, ओ अगर किसी को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसकी सजा मृत्युदंड है, ओ या जिसकी सजा आजीवन कारावास या सालों की जेल भी हो सकती है, ओ तो फैसले में जो सजा दी गई है उसके कारण बताने होंगे। ओ और अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसके लिए विशेष कारण स्पेशल रीजंस भी बताने होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मृत्युदंड एक दुर्लभतम सज्जा है और इसके लिए असाधारण कारणों की आवश्यकता होती है। 4,
जब दोष सिद्धि 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, लेकिन न्यायालय 3 महीने से कम अवधि के कारावास की सजा देता है, तो वह ऐसी सजा देने के अपने कारण रिकॉर्ड करेगा जब तक कि सजा न्यायालय के उठने तक कारावास की न हो या जब तक मामले का विचारण इस संहिता के प्रावधानों के अधीन संक्षिप्त रूप से न किया गया हो। सरल शब्दों में, अगर अपराध की संभावित सजा 1 साल या उससे ज्यादा की जेल है, लेकिन कोर्ट ने सजा केवल 3 महीने से कम की जेल दी है, तो कोर्ट को इसके कारण लिखित में रिकॉर्ड करने होंगे कि उसने इतनी कम सजा क्यों दी। अपवाद, यह नियम लागू नहीं होता अगर सजा कोर्ट के उठने तक की जेल, इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो, या अगर केस का विचारण संक्षिप्त रूप से समरिली किया गया हो, क्योंकि संक्षिप्त विचारण में कम सजा देना सामान्य है। 5. जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो सजा में निर्देश होगा कि उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक वह मर न जाए। सरल शब्दों में, अगर किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो फैसले में साफ साफ लिखा जाएगा कि उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक वह मर न जाए, हैंग टिल डेथ। यह फांसी देने का मानक कानूनी वाक्यांश है। एनी डी डेंडेज 6 धारा 136 या धारा 187 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश और धारा 144, धारा 164 या धारा 166 के अधीन किया गया प्रत्येक अंतिम आदेश अवधारण के लिए बिंदु या बिंदु उस पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल करेगा। सरल शब्दों में, यह खंड निर्णय लिखने के नियमों को कुछ अन्य प्रकार के न्यायिक आदेशों पर भी लागू करता है। धारा 136 व्यक्तियों को सुरक्षा या शांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र का आदेश। धारा 187(2) सार्वजनिक उपद्रव या खतरे को रोकने के लिए आदेश। धारा 144 तत्काल मामलों में निषेधात्मक आदेश। धारा 164 उपद्रव हटाने या रोकने के लिए सशर्त आदेश। धारा 136 तत्काल मामलों में शांति भंग की आशंका पर आदेश। मतलब इन सभी आदेशों में भी फैसले के बिंदु, निर्णय और उसके कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे, जैसे एक पूर्ण निर्णय में होते हैं। इस धारा का समग्र महत्व स्पष्टता और पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि सभी न्यायिक निर्णय स्पष्ट, समझने योग्य और पारदर्शी हों। तर्क संगतता न्यायालयों को अपने निर्णयों के पीछे के कारणों और तर्कों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए बाध्य करती है, जो न्यायिक जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है। कानूनी सटीकता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णयों में अपराध की सही धारा और कानून का उल्लेख हो। न्यायिक मानकीकरण यह निर्णयों के प्रारूप और सामग्री के लिए एक मानक स्थापित करती है, जिससे उनकी एकरूपता और गुणवत्ता बनी रहे। अपीलीय समीक्षा में सहायता स्पष्ट और तर्कपूर्ण निर्णय अपीलीय न्यायालयों के लिए समीक्षा करना आसान बनाते हैं। अधिकारों का संरक्षण विशेष रूप से मृत्युदंड और कम सजा के मामलों में कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करती है। संक्षेप में, धारा 363 यह निर्धारित करती है कि हर आपराधिक निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, उसमें निर्धारण के बिंदु, निर्णय और उसके कारण होंगे। यह दोषी ठहराए जाने पर अपराध की धारा और सजा को निर्दिष्ट करेगा और बरी होने पर रिहाई का निर्देश देगा। यह वैकल्पिक निर्णय मृत्युदंड के लिए विशेष कारण और 1 साल या अधिक की सजा वाले अपराधों में कम सजा देने के लिए कारणों को रिकॉर्ड करने के प्रावधान भी करती है। अंत में, यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण आदेशों के लिए भी समान नियम लागू करती है।